अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम गनी जो GHNI का स्टॉक है उसकी फेयर वैल्यू फॉर 2026 कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में जो NCPL की वीडियो थी उसको आप सबने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और जो चीज़ आप लोगों ने पर्टिकुलरली हाईलाइट की वो ये कि हमने नंबर्स पे बात की, हमने ज़बानी कलामी थ्योरेटिकल बातें नहीं की, हमने एक्चुअली नंबर्स क्रंच किए थे। तो उसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम इस वीडियो में भी नंबर्स क्रंच करेंगे और एक्चुअली में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि गनी की 2026 के अंदर क्या फेयर वैल्यू बनती है। अच्छा, ऑल्दो दिस सेकंड वीडियो वाज सपोज टू बी अबाउट साजगार, लेकिन साजगार के अंदर कुछ मटीरियल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आ गई। तो ऑल्दो मेरा मॉडल वगैरह सब रेडी था, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ जाएंगी। तो मे बी नेक्स्ट वीडियो साजगार के बारे में होगी। अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा इस बारे में, या कुछ और वीडियो अगर आपको चाहिए किसी और स्टॉक के बारे में तो भी बताइएगा। चलें, लेट्स स्टार्ट विद गनी। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा गनी क्या करता है। गनी इज़ अ ट्रक मैन्युफैक्चरर जो कि प्राइमरी ट्रक बनाते हैं और बसेस भी बनाते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूं, फिर वी विल मूव टू मॉडल। सबसे पहले तो ये कि ये एक मार्केट लीडर है। तो कुछ साल पहले तक ये ऐसा नहीं था, लेकिन अब इन द लास्ट डेकेड और सो जो कमर्शियल ट्रक्स और जो फ्लीट्स हैं कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, इनसे ज़्यादा मार्केट शेयर इस वक्त किसी का भी नहीं है। हाइनो इनका कंपेटिटर है, मास्टर वाले इनके कंपेटिटर हैं। ऑल्दो मास्टर इज़ नॉट ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी, हाइनो इज़, लेकिन हाइनो का मार्केट शेयर इनके अगेंस्ट अब कुछ भी नहीं रहा। इनके पास एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो है जो कि 5 मिलियन से शुरू होती हैं इनकी गाड़ियाँ और ऑल द वे टू 40 मिलियन तक जाती हैं। तो ये हर सेगमेंट को बड़ी अच्छी तरीके से कवर करते हैं। और द ट्रिगर इज़ कि इनकी जो सेल्स हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं विद द इम्प्रूविंग इकॉनमी। ऐसा क्यों होता है? आप ये देखें कि जब इकॉनमी चलती है जो इस वक्त हमारी चल रही है, जो बूम बस्ट साइकिल में से हम जिस तरह से मूव होते हैं, बिजनेस साइकिल जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर जब दूसरी कंपनीज़ की भी जब एक्टिविटी बढ़ना शुरू होती है तो उस वक्त उन्हें ये कमर्शियल व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सीमेंट कंपनी वाला भी है तो उनकी जब सीमेंट की सेल्स बढ़ेंगी, जैसे हम हमेशा सुनते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे होते हैं और इकॉनमी इम्प्रूव हो रही होती है तो एक्टिविटी जब इंक्रीज़ होती है तो सीमेंट की सेल्स भी बढ़ती हैं। तो उनको भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई गाड़ियाँ तो चाहिए होंगी ना। तो उस वक्त इस तरह की सिचुएशन के अंदर इस तरह की जो गनी जैसी कंपनीज़ हैं उनकी सेल्स भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये जिस पार्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल। तो इसकी वजह से इनकी सेल्स इंप्रूव हो रही हैं। हम आगे जाके एक्चुअली नंबर्स में देखेंगे कितनी सेल्स इंप्रूव हो रही हैं, कितनी सेल्स मैनेजमेंट ने कहा था कि इंप्रूव होंगी, और इन सबका EPS पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और इनकी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च भी हुई थी, D-Max के जो व्हीकल्स हैं वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया मार्केट में उसका। अच्छा, लास्टली जो है इनकी कुछ टाइम पहले, आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 28 नवंबर के आसपास इनकी एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये जोंगटोंग होल्डिंग कंपनी जो है, जोंगटोंग बस होल्डिंग, उनके साथ ही उन्होंने पार्टनरशिप की है जिसके थ्रू ये पाकिस्तान के अंदर लग्जरी बसेस जो हैं वो मार्केट भी करेंगे, असेंबल भी करेंगे, मैन्युफैक्चर, आई थिंक सब सारी चीज़ें करेंगे। इसको मैंने येलो में इसलिए हाईलाइट किया हुआ है बिकॉज अगेन जिस चीज़ के बारे में हमें एक्चुअल सारी इन्फॉर्मेशन ना हो, हम उसके पीछे सेंटिमेंट में जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि ये बसेस कितनी बनेंगी, कितनी बिकेंगी, कितनी बिक रही हैं, उन पे क्या पर प्रॉफिट आ रहा है पर बस के ऊपर, हम उसको EPS में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। और जब तक हम वो नहीं कर सकते तब तक हम एक्चुअल फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इस तरह की मटीरियल इन्फॉर्मेशन वगैरह बहुत आती रहती हैं, लेकिन हमने यूफोरिया में जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, हमने एक्चुअल वर्किंग करने के बाद इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो इस वजह से मैंने इसका कलर डिफरेंट हाईलाइट कर दिया ताकि मैं इस पॉइंट को मेंशन कर सकूं। ऑल्दो इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, बट इसका जो EPS में ट्रांसलेशन जो भी होगी वो बहुत बाद में होगी। जब इनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, इनकी सेलिंग शुरू हो जाएगी, हमें बुक्स में पता चलना शुरू हो जाएगा या इनकी मैनेजमेंट से बात करके पता चलना शुरू हो जाएगा कि इनका पर प्रॉफिट कितना आ रहा है उस पर पर बस पे, फिर हम इसके अंदर कोई वर्किंग कर सकते हैं। तो फॉर नाउ इस चीज़ को हम एक्सक्लूड कर देंगे अपनी वर्किंग में से, और इसका रीज़न यही है। अच्छा, इस वीडियो के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहता हूँ। वो ये कि ये वीडियो NCPL वाली वीडियो से मुख्तलिफ किस तरह से होगी। इसमें इसकी सबसे मेन वजह जो ये होगी कि NCPL के अंदर हम कंप्लीट अजम्पशंस कर रहे थे। इसके अंदर वो अजम्पशंस जो हैं वो ऑलरेडी ट्रांसलेट हो गई हैं नंबर्स के अंदर, ठीक है। और मैनेजमेंट ने इसमें कुछ बताया था कि किन किन किस तरह की कितने नंबर्स हमारे वो बेच सकेंगे फॉर द एंटायर ईयर, और हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट के क्लेम्स कितने सही थे, कितने गलत थे, और एक्चुअली नंबर्स एंड में कितने आए।
और जो भी रिटर्न आएगा वो 2026 में अच्छा है या बुरा है, हम इसके बारे में क्विकली बात कर लेंगे। चलें, लेट्स मूव टू द मॉडल। तो इस वक्त करंटली इनकी शेयर प्राइस चल रही है 921 रुपये और इनका मार्केट कैप है कोई 39 बिलियन का। सही है, नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 42 मिलियन। अच्छा, इनकी मैनेजमेंट ने पिछले साल एक कमेंट किया था, वो ये कि हम गोइंग फॉरवर्ड 300 से 350 व्हीकल्स अपनी पर मंथ बेच दिया करेंगे। तो आई हैव बिन ट्रैकिंग दैट नंबर कि कितना सच हुआ है वो नंबर। तो यहाँ पे मैंने वो नंबर सारा लिखा हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च इन्होंने कितनी व्हीकल्स बेची। तो 350 तो नहीं बेच सके, लेकिन 300 तो डेफिनेटली बेची इन्होंने, एवरेज अगर हम मंथ के कर लें तो। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर हम लास्ट के 6 मंथ्स इनके निकाल लें, ये वाले दिसंबर में क्यों नहीं काउंट कर रहे, क्योंकि दिसंबर के अंदर सेल जो हैं वो बहुत स्लो हो जाती हैं, क्योंकि कोई लोग नहीं ले रहे होते, और फिर जनवरी में जाके वो सेल्स बढ़ जाती हैं। क्योंकि आप यहाँ पिछले साल भी देखेंगे तो पिछले साल के दिसंबर का तो नंबर नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जनवरी के अंदर जो है वो एवरेज बहुत ज़्यादा आई है कम्पेयर टू द सब्सिक्वेंट मंथ्स। तो अगर हम नवंबर से लेकर जून तक का 6 महीने का एवरेज देख लें, तो जो लास्ट के जो 6 मंथ है ये 350 के काफ़ी करीब है नंबर। तो हम गोइंग फॉरवर्ड 350 का नंबर अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अब सेल्स इंप्रूव होना शुरू हो गई हैं। और ऑफ कोर्स बसेस का नंबर इसमें जब ऐड होगा तो वो 350 ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो 350 बसेस, 350 टोटल व्हीकल्स अगर हम इनकी काउंट करें तो ये बनती हैं साल की 4200 व्हीकल्स, 4200। अच्छा, इनकी जो एवरेज प्राइस है वो बनती है 14 मिलियन पर व्हीकल। इनकी बुक्स में मिल जाती हैं चीज़ें आपको। मैं सब रिसर्च करने के बाद आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, इनका पोर्टफोलियो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। 5 मिलियन से गाड़ी शुरू होती है और तकरीबन 40 मिलियन तक की जाती है, लेकिन इनकी जो एवरेज प्राइस आती है सारी चीज़ों का मिक्स निकालने के बाद वो 14 मिलियन आती है। 18% का इनका सेल्स टैक्स लगता है, तो तकरीबन 25 लाख रुपए पर व्हीकल इनकी गाड़ी में से वो निकल जाता है। बाकी बचती रिटेंशन प्राइस जो तकरीबन 11.5 मिलियन के करीब रहती है। इसके अंदर एक क्वेश्चन कुछ लोगों के पास आ सकता है, वो ये कि लेवी 1% अभी लगी थी, आई थिंक जून जुलाई में लगी थी, तो वो कहाँ है, वो हम क्यों नहीं काउंट कर रहे। इन्होंने ये किया था कि चूंकि ये मार्केट लीडर है और इस चीज़ का एडवांटेज इनके पास था, इन्होंने वो 1% लेवी जो है वो अपनी प्राइस के अंदर ऐड इन करके कंज्यूमर को पास ऑन कर दी थी। तो जो भी है वो कंज्यूमर पे कर रहे हैं, ये लोग पे नहीं कर रहे। इसकी जो प्राइस है इसके अंदर ये 1% शामिल है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। और ये एडवांटेज होता है जब आप मार्केट लीडर होते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू दिस, बाय द वे, साजगार पे जब ये लेवी लगी थी तो साजगार ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया था। इसकी वजह से उनके मार्जिन्स कम हो गए थे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि साजगार डिड नॉट वांट टू इंक्रीज़ द प्राइस ऑफ देयर व्हीकल्स। यहाँ पर ऐसा नहीं है, गनी वालों ने इसको पास ऑन कर दिया था और बहुत सक्सेसफुली कर दिया था, इसमें कोई इशू नहीं हुआ था। खैर, रिटेंशन प्राइस आ गई। नेट प्रॉफिट रेशो जो है वो इनका 12.75% है। अगेन मैं ग्रॉस की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि इसकी वजह इस बार ये नहीं है कि हमें सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का आइडिया नहीं है, जो NCPL में हमारा रीज़न था। इसमें इसका रीज़न सिंपल है कि इनका बहुत ही स्टेबल बिजनेस है, जो कि इस तरह के हालात के अंदर बहुत ही एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चलता है। वो मैं आपको EPS के अंदर आगे दिखा भी दूँगा। तो पिछले क्वार्टर्स में जो इनका रिजल्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन था, आई थिंक वो 12.5% था, फिर 12.75% था, और अब वाले में कुछ 13% आ गया है। तो मैं बीइंग ऑन द सेफ साइड एवरेज ले रहा हूँ 12.75%। तो ये सब करने के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट पर व्हीकल आता है वो 1.46 मिलियन रुपीज़ आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इस 4200 की जो अजम्पशन है इसको हम ले लें, अब तो खैर अजम्पशन नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ये नंबर हमारे पास आ चुका है। पिछले 6 महीने की एवरेज 350 ही आ रही है, तो 350 के हिसाब से हम गोइंग फॉरवर्ड लगा लेते हैं कि ये साल में 4200 व्हीकल्स बेच देंगे। इसमें हम ये 4200 लगा लेते हैं अगर, तो इनका जो टोटल मार्केट कैप एडिशन जो होती है वो होती है 6.1 बिलियन रुपीज़। अब बात आ जाती है इसके मल्टीपल पे, हम इसको कितना मल्टीपल देते हैं। ऑटो सेक्टर का आजकल मल्टीपल थोड़ा सा नीचे हुआ है, लेकिन उसकी वजह ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोगों को नहीं पता कि कौन सी कंपनी सस्टेनेबली चलती रहेगी। एक टाइम पे इंडस को बहुत ज़्यादा मल्टीपल मिल जाता था, क्योंकि अब सबको पता था कोरोला की गाड़ियाँ तो बिकनी ही बिकनी है, लेकिन अब कोरोला पे भी प्रेशर आ गया है, तो वहाँ पे भी मल्टीपल थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन गनी चूँकि एक बिल्कुल ही सेपरेट ग्रुप के अंदर काम करता है, यहाँ पर उस तरह की गाड़ियाँ नहीं आ रही जिस तरह से SUV सेगमेंट्स वगैरह, ये उन चीज़ों में डील ही नहीं करते। इनका कम्प्लीटली डिफरेंट बिजनेस है, ये कमर्शियल व्हीकल्स को बनाते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल्स
उस तरह से अंडर प्रेशर नहीं है। हम यहाँ पर 8.5 का पी मल्टीपल, जो कि एक मार्केट का मल्टीपल है, बड़ी आसानी से दे सकते हैं। और इनकी पास्ट हिस्ट्री भी चेक करें तो इतना मल्टीपल इनको मिल जाता है। और कभी कभी जो बुल मार्केट होती है उसमें इनको इससे कहीं ज़्यादा मल्टीपल भी मिला है। तो 8.5 इज़ अ वेरी रीजनेबल अजम्पशन। हम अगर 8.5 का पी मल्टीपल देते हैं तो ये 6.1 बिलियन कन्वर्ट हो जाते हैं 52 बिलियन पे। आज जो इनकी मार्केट कैप है वो है 39 बिलियन। 39 बिलियन अगर 52 बिलियन चली जाती है तो इनकी जो करंट शेयर प्राइस है 921 की, वो कन्वर्ट हो जाती है 1226 रुपये में, विच इज़ अ 33% अपसाइड फ्रॉम हेयर। यहाँ पे मैं फिर मेंशन कर दूँ, जैसे लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, दिस इज़ जस्ट एन एजुकेशन वीडियो। ठीक है, आप इसको मॉडल को समझ सकते हैं, किस तरह से काम करता है, किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, डिसीजन इन्वेस्टमेंट का आपका अपना होगा, चाहे आप करें चाहे ना करें। सेकंड, अगर आप में से किसी को ये मॉडल चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नीचे आपको सेंड कर दूँगा। अच्छा, ये तो हमारे पास एक टारगेट प्राइस आ गई। इस टारगेट प्राइस को हम एक और तरीके से भी कंफर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में यहाँ पे डिस्कस करते हुए यही बताया था कि जो एस्टिमेट्स हैं, अब ये मेयर एस्टिमेट्स नहीं रहे। अब हमारे ये एस्टिमेट्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में भी ट्रांसलेट हो गए, क्योंकि काफ़ी टाइम्स हो गया इनको इस तरह से ट्रक्स बेचते हुए, और 300 की तादाद में, 350 की तादाद में बेचते हुए। जब मैनेजमेंट ने जो कमेंट किया था वो पिछले साल किया था, जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी इसके अंदर। बाय द वे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये GHNI के ट्रेडिंग अलर्ट से मैं काफ़ी टाइम से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये पिछले ऑलमोस्ट 8-9 मंथ से मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, जब ये 700 से नीचे की प्राइस पे था। अच्छा, तो ये ट्रांसलेशन किस तरह से हुई है और हमें कहाँ नज़र आएगी, देखें दोबारा से इस बात को समझिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। NCPL की जो वीडियो हमने बनाई थी उसके अंदर हमने देखा था कि NCPL वाले अगर इतनी गाड़ियाँ बेच देंगे तो ये सब होगा। ठीक है, वो सब फ्यूचर की अजम्पशन थी, थ्योरी थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक टाइम पे लोगों ने सोचा था कि अगर इतनी गाड़ियाँ बेच देंगे तो क्या होगा। ठीक है, जो मैनेजमेंट ने कहा था कि हम इतनी गाड़ियाँ बेच देंगे, अब वो गाड़ियाँ बहुत हद तक बिक चुकी हैं। 300 की एवरेज पर मंथ की आ चुकी है फॉर द लास्ट 12 मंथ्स। तो ये जो है हमारे EPS में ट्रांसलेट हो चुका है। ठीक है, अब आप इसको देखें, यहाँ पे इनका सितंबर 2024 का जो क्वार्टर था वो था 15 रुपये का इनका प्रॉफिट था। दिसंबर के अंदर इनका प्रॉफिट भी 15.5 का था। यहाँ से इनकी चीज़ें टर्न अराउंड हो गई, क्योंकि इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आ गई और सेल्स बढ़ना शुरू हो गई। तो जो मार्च का जो क्वार्टर था, जो एंड हुआ 2025 में, उसमें इनका EPS बढ़ के हो गया 38.38। जून में जो इनका क्वार्टर था उसमें 38.74, और सितंबर का जो क्वार्टर है उसमें 37 का इनका EPS आ गया ऑलमोस्ट। दिसंबर का अभी रिजल्ट आना है, आई थिंक नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा। ये जो 3 महीने हैं, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी जो एवरेज आती है वो आती है 138.38 प्लस 38.74 प्लस 37, 114 आ गई बिल्कुल। अब हम अज्यूम करते हैं कि 36 या 37 का दोबारा इनका EPS आ जाता है, तो 114 में हमने 36 और ऐड किए तो 150 रुपीज़ का इनका EPS बन जाता है। दैट मीन्स साल में एक शेयर पे जो है वो 150 रुपये कमा लेंगे ये। अब अगेन लेट्स कम बैक टू द मॉडल। हमने पहले बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स और उस पर प्रॉफिट मार्जिन लगा के अपसाइड कैलकुलेट की प्रोजेक्टेड शेयर प्राइस। अब लेट्स अज्यूम कि 150 रुपये की जो EPS इनका पूरा बन जाता है, उस पर हम अगेन 8.5 का मल्टीपल देते हैं, तो जो प्राइस बनती है वो बनती है 1275 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम दोनों जावियों से आते हैं, दोनों डिफरेंट रास्ते इख्तियार करते हैं, तो भी जो है वो हमारे पास 1200 से 1300 के बीच में इनकी शेयर प्राइस की रेंज आ रही है, एज़ पर दिस मॉडल एंड दिस कैलकुलेशन। इसमें हमारी अजम्पशंस बहुत कम हैं। जो मेजर वर्किंग थी वो रिसर्च की थी, जिसमें एवरेज प्राइस, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट पर व्हीकल निकालना था, वो मैंने निकाल दिया आप लोगों के लिए। लेकिन जो अजम्पशंस हैं वो बहुत कम है। और अगेन अजम्पशंस क्यों कम है? अजम्पशंस इसलिए कम है क्योंकि हमारे पास जो मैनेजमेंट के क्लेम्स थे वो अब ट्रांसलेट हो चुके हैं। तो जब इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू की थी, तब मैनेजमेंट ने कहा था कि हम 300 से 350 व्हीकल्स बेच देंगे। मैंने इन्वेस्ट किया और उसके बाद रेगुलरली हर महीने जो पामा के नंबर्स आते हैं उनमें मैं देखता रहा। यही काम आपने करना है अगर आप इस तरह की किसी भी इस तरह की कंपनी में, ऑटो की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। आप उनके क्लेम्स को देखें, कितना सेंस बना रहे हैं वो देखें,
जब आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, इतने नंबर्स तो आ जाएंगे, आपने इस तरह का मॉडल यूज़ किया और देखा कि इतने नंबर्स पे, चाहे वो कंपनी जो कह रही है वही नंबर हो या उससे कम हो या उससे ज़्यादा हो, जो आपको ठीक लग रहा हो, उसके हिसाब से देखेंगे कितनी प्रोजेक्टेड प्राइस बनती है और कितनी अपसाइड बनती है। और उसके बाद हर महीने चेक करें कि वो नंबर एवरेज हिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप वो कंटिन्यूसली हिट कर रहा है या एक्सीड कर रहा है तो आप उसके अंदर अपनी पोजीशन बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्ड हो रहा है, नहीं तो आप कम भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये अपसाइड आ गई 33.16%, तकरीबन 33-35% की अपसाइड बन रही है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंड यूजिंग बोथ दिस मेथड्स। करंट EPS का अगर हम मल्टीपल लगाएं 8.5 का तो भी लग रहा है, और प्रोजेक्टेड शेयर प्राइस अगर हम बाय वे ऑफ व्हीकल्स कैलकुलेट करें तो भी आ रहा है। ना तो क्वेश्चन इस कि मार्केट 8.5 का PE मल्टीपल देगी या नहीं देगी। मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी रीजनेबल अजम्पशन, लेकिन आप इसको कम करके भी देख सकते हैं। 8 का देती है तो कितना बनता है, 7 का PE मल्टीपल तो ऑलमोस्ट अभी करंट प्राइस पे बन जाएगा 10% की अपसाइड। लेकिन 8.5, और अगर 10 का दे देती है तो कहाँ चली जाती है बात। बट 8.5 का मल्टीपल इज़ अ रीजनेबल अजम्पशन इन माई ओपिनियन। अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं क्विकली 33%। कुछ लोगों को शायद लगे कि 33% इज़ नॉट अ वेरी गुड अपसाइड, ऑल्दो इसके अंदर अभी 100-125 रुपए की रैली हो चुकी है। ये तकरीबन 800 से बढ़ना शुरू हुआ था अभी। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि 2026 जो है, ये मैं क्विकली बात कर रहा हूँ, इस पर हमने एक अलग से वीडियो बना लेंगे। 2026 में आपको पुराने वाले रिटर्न्स नहीं मिलेंगे जो 2025 में मिले 50% के करीब, जो 2024 में मिले 80% के करीब। ये रिटर्न्स आपको 2026 में नहीं मिलेंगे। कोई इस तरह का रीज़न नहीं है कि आपको मिले। जो सप्रेस रिटर्न्स थे वो पीछे आ चुके हैं। 2026 वुड बी रिलेटिवली नॉर्मल ईयर, थोड़ा सा बुलिश होगा बट रिलेटिवली नॉर्मल ईयर, और इसके अंदर रिटर्न्स कम आएंगे। तो 20 से 25% की मार्केट के अंदर आप गुंजाइश देख सकते हैं कि साल के अंदर जो इंडेक्स का रिटर्न आएगा वो 20 से 25% का आएगा। तो इफ़ देर इज़ एनी स्टॉक जो कि 25% से ज़्यादा कमा के दे रहा है, लाइक 30, 35, 40%, तो दैट इज़ अ प्रेटी गुड स्टॉक दैट वुड बीट द मार्केट थ्योरेटिकली एटलीस्ट। तो दिस वाज द मॉडल। अगर आप लोगों को ये मॉडल चाहिए तो मुझे कमेंट करते हैं, मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ। और मुझे बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको साजगार की चाहिए या कोई और चाहिए। और इसके अलावा मैं कुछ माइंड सेट रिलेटेड और फायर रिलेटेड वीडियोस भी इंशाल्लाह जल्दी ही पब्लिश करूँगा, जिसके अंदर और तो नंबर्स तो नहीं होंगे बट दे वुड बी इक्वली इंपॉर्टेंट एज वेल। तो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस इन द कमेंट्स, और कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल ज़रूर पूछिएगा। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अगर बनेगी तो उस पर फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।